सुधा से हम लोक की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसी सादा कपड़ों में, उसी सादा भोजन में, उसी चप्पल में, उसी लाठी को लेकर के उन्होंने लोक जीवन का दर्शन किया था। कल मैंने जब आपसे कहा था ना कि यदि मुझसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा लोक वार्ता शास्त्री कौन है, तो मैंने आपसे कहा था महात्मा गांधी का नाम लूंगा मैं और किसी का नाम नहीं लूंगा। क्यों? कि जो उसने देखा लोक को, वो किसी स्कॉलर ने नहीं देखा। देखा क्या? नहीं। उन्होंने लोक को प्रत्यक्ष अनुभव किया, लोक को प्रत्यक्ष देखा। और ये उन्होंने, मैं कुछ ऐसे आपको सुना दे रहा हूं, भले ये अच्छा ही होगा, कुछ थोड़ा सा सुना दूं, उससे आपको थोड़ा सा बोध हो जाएगा। 2 अप्रैल 1947 को दिल्ली में एक इंटर एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें महात्मा गांधी ने जो भाषण दिया था उसमें आपको उसी भारतीय लोक चेतना का स्वर सुनाई देगा। गांधी जी ने कहा, आप सभी दोस्तों ने जो भारत है उसे वाकई नहीं देखा है। अब कई लोग तो आप कहेंगे हमने भारत देखा है, लेकिन गांधी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, गांधी कह रहा हूं, आपसे कह रहा है, आपने भारत है उसे वाकई नहीं देखा है। ये कॉन्फ्रेंस भी असल भारत में नहीं हो रही है। दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, लाहौर बड़े शहर होने की वजह से ये सभी पश्चिम से प्रेरित हैं। उन्होंने कहानी सुनाई। एक बार की बात है, फ्रांस के 3 वैज्ञानिक सत्य की खोज में निकले। तीनों एशिया के अलग अलग हिस्सों में चले गए। इनमें से एक वैज्ञानिक ने भारत में अपनी खोज जारी रखी। वह उस वक्त के तथाकथित शहरों में गया। वह अंग्रेजों और मुगलों के आधिपत्य से पहले की बात है। वो फ्रांस का कोई वैज्ञानिक भारत को ढूंढने के लिए आया था, सच को ढूंढने के लिए आया था। उसने यहाँ के ऊंची जाति के कुछ लोगों, पुरुषों, महिलाओं को देखा, उसे संतुष्टि नहीं मिली। अंत में थक हार कर वो एक साधारण सी कुटिया में जा पहुंचा। वहां उसे उस सत्य के दर्शन हुए जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। ये गांधी जी व्याख्यान दे रहे हैं। गांधी जी ने कहा, अगर आप वाकई भारत को देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ के गांवों में बसे दलितों के बेहद साधारण से घरों में आना होगा। और लोक वार्ता किसे कहते हैं? यहाँ ऐसे 7 लाख गांव हैं जिनमें 38 करोड़ लोग रहते हैं। इस भारत को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उससे बड़ा लोक वार्ता शास्त्री कौन होगा? है ना बात ये? मैंने भारत को एक छोर से दूसरी छोर तक की यात्रा की है। गांधी जी कह रहे हैं, मुरझाई आंखों से मैंने यहां मनुष्यता की दयनीय तस्वीर देखी है। भारत यही बसता है। गोबर से सनी मामूली झोपड़ियों में मिलते हैं वे दलित, जिनमें मिलेगा आपको खाटी ज्ञान जिंदगी का। लोक वार्ता, खाटी ज्ञान, फोकलोर, लोकतंत्र और निर्धनतम लोगों के जागरण के इस दौर में आप पूरी ताकत से इस संदेश को फैला सकते हैं। गांधी भारत का लोक मन बन गए थे। लोक मन ने गांधी को सृजा था। गांधी के मूल्य कौन से मूल्य हैं? कोई विदेशी मूल्य नहीं है। सच्चाई, ईमानदारी, सादगी, समानता, भाईचारा, लोक मंगल, शांति, वो लोक वार्ता के मूल्य। ये समझने की चीज है। हम केवल वो गांव की कहानी या वो जो है वहीं तक हमें नहीं ठहरना है, उसको नहीं समझना है। हमको वहां तक देखना है, अंत तक ये कहां जा रहा है, हमको लेकर के कहां जा रहा है, कहां ले जाना चाहता है। गांधी ने भारत को जानने के लिए, भारत को पाने के लिए भारत की पैदल पैदल यात्रा की थी। लोग मन से तादात्म्य की साधना की। यही क्या बूंद ने यह साधना की कि वो समुद्र में मिल जाए, और वो बूंद समुद्र बन गई। और वो बूंद समुद्र बन गई। वो जो निजी चेतना थी, वो जो व्यक्ति चेतना थी, वो समस्त चेतना में समा गई। मैंने कितने ही उदाहरण दिए हैं इसमें समझाने की। गोलमेज कॉन्फ्रेंस का उदाहरण दिया है। तो वो उन्होंने गोलमेज को असफल बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो राजा फाजा थे उस जमाने के सबको बुला लिया, ये जताने के लिए कि गांधी तुम अकेले भारत के प्रतिनिधि नहीं हो। ये जताने के लिए, गांधी जी को ये बताने के लिए कि तुम क्या हो, ये राजा है, ये राजा है, वहां का
तब जो सम्राट था ना उस समय का, तो वो सम्राट जो था उसने कहा कि वो गांधी को हम वो सब लोगों को वो भोजन पर आमंत्रित करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, आमंत्रित करिए। तो उन्होंने कहा कि ये गांधी से पूछ लो। तो गांधी से क्यों पूछ लो भाई? तो वो बात ये थी कि उनका ये रिवाज था कि वो एक गाउन पहन करके राजा के महल में जाना, जो आदमी जाना चाहता है उसको वो गाउन पहनना पड़ेगा, वो गाउन पहन करके जा सकते हैं। तो और जो राजा थे ना, उनका ठीक है, हम तो वो गाउन को नहीं पहनेंगे, जरूर गाउन पहनेंगे। गांधी से कहा उनका मैं जाऊँ चाहे न जाऊँ, गाउन तो मुझे पहनना नहीं, क्योंकि मैं उस नंगे भूखे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मैं गाउन कैसे पहन सकता हूँ? मैं तो नहीं पहन सकता। तो अब वहाँ समस्या पैदा हुई कि भाई अपनी जो ट्रेडिशन है उसको हम कैसे तोड़ देंगे? राजा का ट्रेडिशन है, और राजा वो तो बड़े बड़े ट्रेडिशनल हैं वो लोग तो ब्रिटेन के, ऐसा नहीं कर सकते अपने राजा के प्रति। वो तो राजा अभी भी राजशाही कायम है वहाँ, महारानी महाराजा मौजूद है वहाँ। कहता भाई ये तो क्या किया जाए? बोले बिना गांधी के तो कुछ मतलब ही नहीं बना। और ये समझते थे ना वो, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, महल के सामने जो है वो वैसा लगा करके वो करेंगे, ठीक है। तो सारे राजा अपने हीरा जवाहरात ये सब पहन करके अपना, देखिए हम पे ये जवाहरात है, हम पे, वो खड़े हो गए वहाँ। अब गांधी नहीं, सम्राट आ चुका था गांधी धीरे से आए, तो वही अपनी चप्पल, वही अपनी लाठी, वही अपना ताम झाम वैसा। अब गांधी आकर के खड़े हो गए। सम्राट ने इधर उधर देखा, और देख कर के बाद सरोजिनी नायडू खड़ी थी उनके पास, और उसने देखा सम्राट ने, तो राजा फाजा को देखा, तो वो जो खड़ा था साधु सा आदमी, वो वहां करके खड़ा हो गया। अब ये कौन सी ताकत है? ये लोग की ताकत है। देखिए ये कौन सी ताकत है? लोग की ताकत है। तो आपके लिए मैं कितने ही सारी बातें आपको वो सुनाऊं आपके लिए, लेकिन और भी 2-3 बातें आपको सुना दूं। इस जमाने का एक बहुत बड़ा जो लोक वार्तावृत्ति था, उसका नाम था देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी हैं? देवेंद्र सत्यार्थी का नाम मेरे आने से पहले भी आपके सामने आ चुका होगा। देवेंद्र सत्यार्थी ये प्रारंभिक लोक वार्तावृत्तियों में से बड़े पक्के, बड़े संकल्पवान लोग हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के एक छोर से दूसरे छोर तक लोकगीत एकत्र किए थे। अच्छा, तो वे जो गीत उन्होंने एकत्र किए, मैं महात्मा गांधी के लोक वार्ता शास्त्र के प्रति जो अभिरुचि है उसके संबंध में आपसे बताना। ये मेरा लेख तो 10-15 पेज का है, कहीं छपेगा, कहीं छपने के लिए भेजा है। तो उन्होंने कहा देवेंद्र सत्यार्थी से तुम यात्रा करो, लोकगीत इकट्ठे करो, और उसके बाद में एक कविता, एक लोकगीतों का संकलन निकला, धरती गाती है। धरती गाती है। अब ये जो धरती गाती है, ये जो शब्द है ना, ये जो वाक्य है, ये महात्मा गांधी का था। उन्होंने कहा था सत्यार्थी जी ने, तो बाबू आपको मेरी भूमिका लिखनी पड़ेगी। तो हाँ, हम जरूर लिखेंगे। उन्होंने कहा अब लोकगीत संग्रह है, और उसकी भूमिका के लिए कौन लिख रहा है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी बोल करके लिखा है, बोले लोकगीतों में पहाड़ गाता है, पहाड़ गाते हैं, लोकगीतों में हमारी नदियाँ गाती हैं, लोकगीतों में बादल गाते हैं, बादल गरजते हैं, लोकगीतों में धरती गाती है। वो उन्होंने, और वो सारे जो सेंटेंस है वो महात्मा गांधी के बोल हैं। कितनी बड़ी बात में कह रहा है। पंजाब में एक सभा हुई, तो जवाहरलाल नेहरू को आना था। जवाहरलाल नेहरू गए भी, पीछे गए भी, मिले भी होंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, देवेंद्र सत्यार्थी से कहा, सत्यार्थी जी तुम एक लोकगीत सुनाओ उनके लिए। तो उन्होंने पंजाबी का एक लोकगीत वहाँ सभा में सुनाया, और जब सभा में वो सुनाया तो सभा बड़ी आह्लादित हुई। उनको अपनी बोली में वो जो गीत उन्होंने सुना था, उसको उनमें प्रसन्नता प्रफुल्लता बढ़ी, और उन्होंने देखा एकदम शांत वातावरण बना हुआ है। गांधी ने फिर ये कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ आते हैं, तो जितना जवाहरलाल नेहरू के बोलने का असर नहीं होता, उतना असर तो इस लोकगीत ने कर दिया है। तो
मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि गांधी स्वयं लोकमन बन चुके थे। उन्होंने चरखा को अपना औजार बनाया, चरखा को औजार बनाया। और आज की डेट में भी जो विभिन्न जनपदी भाषाएं, मैंने भी ये काम किया है, वैसे कुछ गीत मेरे पास भी संकलित हैं। चरखा के जो गीत है ना, अब मैं आपसे दो गीत जो है वो भोजपुरी के बोली से संबंधित जो है वो मैं सुना रहा हूँ। एक गीत तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। मोरे चरखा के टूटे न तार, चरखा चालू रहे। ये भोजपुरी का गीत है चरखा का। गांधी महात्मा दूल्हा बने हैं, दुल्हन बनी सरकार, चरखा चालू रहे। चंदन काट के बना है म्याना, खादी पड़ी है उहार, चरखा चालू रहे। सिगरे स्वराजी बने हैं बराती। उस समय राष्ट्रीय आंदोलन करने वालों को लोग भाषा में स्वराजी कहते थे। सगरे स्वराजी बने हैं बराती, पुलिस बनी है कहार, चरखा चालू रहा। अब ये जो गीत है, अब मैं एक आपको गीत और सुना रहा हूं, उसके बाद फिर आपके प्रश्न आमंत्रित करूंगा। उन्होंने सत्य को आधार बनाया, और सत्य को जो आधार बनाया ना, तो ये उन्हीं का असर था कि संविधान का जो प्राण वाक्य है, सत्य सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये प्राण वाक्य बना। ये सत्य वहां से लेकर के आया था। सत्याग्रह को उन्होंने उदाहरण बना लिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उन्होंने जान लिया था कि जो सत्ता की जो ताकत है वो तो ये लोग हैं। जब इन्होंने कहा अच्छा ठीक, हम आपको राजा नहीं मानते, नहीं मानते, खत्म। ये राजा कब तक है? जब तक आप मान रहे हैं राजा, तब तक। आपने मानना बंद कर दिया, बात खत्म। मैंने वो किताबें पढ़ी हैं कि वो जो एक गांव में, राया गांव में, वो जो अंग्रेज सरकार का जो आदमी था, जो वहाँ किसी तहकीकात के लिए जब वो गया, तो छोटे छोटे जो बच्चे थे वो कह रहे थे, बोल लाट साहब कुकड़ू पूं, बोल लाट साहब कुकड़ू पूं, बोल लाट साहब कुकड़ू पूं। अब वो जो छोटे छोटे बच्चे जो खेलते हैं ना कबड्डी वगैरह, वो उसके पीछे लगे कुकड़ू पूं। अब जो कुछ कह तो नहीं सकता था वो बेचारा, और लेकिन समझ गया कि बात अब खत्म हो चुकी, लोग समझ चुके, लोग जान चुके, अब तुम्हारा असर खत्म हो चुका है, तुम्हारा भय खत्म हो चुका है। ये बच्चे कुकड़ों को कर रहे हैं। तो गांधी ने उसी चीज को औजार बनाया था। अच्छा, अब यहां सत्य की एक बात लेकर के मैं अपनी बात को पूरा करूंगा, और ये जो बात है ये देवेंद्र सत्यार्थी की पुस्तक से ले रहा हूं। देवेंद्र सत्यार्थी को उद्धृत करूंगा। वैसे ये गीत मैंने गांव में खूब सुना है, और एक गांव से दूसरे गांव, एक जनपद से दूसरे जनपद, ये स्वयं उन्होंने लिखा है कि ये गीत मैंने ब्रज में भी सुना, और कर्नाटक जब गया तो कर्नाटक में भी सुना। और ये गीत मैंने कहाँ सुना? मैंने सुना नवरात्र के जो वो गीत सभा होती है ना, महिलाओं की ढोलक बजाती हैं और वो देवी के गीत गाती हैं। मैंने देवी गीत में नौरता में, नवरात्रि में ये गीत सुना है। अब देखिएगा, आप सत्याग्रह के दर्शन को देखिएगा और इस लोकगीत को देखिएगा, और फिर सत्याग्रह दर्शन की और इस लोकगीत की तुलना करके देख लीजिएगा कि, और आपको मन में सोचिएगा, मन में सवाल उठाइएगा कि क्या गांधी का ये सत्याग्रह दर्शन इस परंपरा से निकला था? गीत की बात नहीं कहता, लेकिन भाव तो वही है। अब देखिएगा, एक जंगल में शेर जो है, ये गीत कथा है, माने गीत के साथ चलती है। मैं आपको वैसे गद्य में सुना रहा हूँ। वैसे मेरे पास गीत है, मैं लेकर के भी आया हूँ, बल्कि वर्जन लेकर के आया हूँ, भोजपुरी वर्जन, बुंदेली वर्जन, ब्रज वर्जन, ये लेकर के आया। किस प्रकार से एक जनपद से दूसरे जनपद में गीत कथा चली जाती है। तो कभी यदि मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं उसको कर लूँगा। तो वो जो सिंह था, वो सिंह जो है वो वहाँ खड़ा हुआ है, सिंह बैठा हुआ है वहाँ। अब वहाँ इस गीत का नाम है सुरही। तो वो सुरही जो है, वो जो गाय है, वो गाय वहाँ चली जाती है। अब शेर दिखता है कि मेरा तो शिकार आ गया, तो शेर आता है और गाय से कहता है, प्रिय गाय,
ये जंगल मेरे द्वारा संरक्षित है, इसका राजा तो मैं हूँ, तू बिना मेरी परमिशन के यहाँ चलने के लिए क्यों आई? तो अब मैं तुझे खाऊंगा, अब मैं तुझे ये दंड दे रहा हूँ। तो गाय ने कहा कि भाई ठीक है, मैं तेरे वन में आ गई और तू मुझे खाएगा, ये बात भी ठीक है, लेकिन यदि तू मुझे परमिशन दे तो मैं एक बार अपने बछड़े को मिलाना चाहती हूँ, उसको बता देना चाहती हूँ कि बहुत छोटा बछड़ा है मेरा और मेरे बिना उसकी क्या दशा होगी, तो इसलिए मैं उसको दूध पिला देना चाहती हूँ। तो सिंह ने कहा भाई तेरा क्या भरोसा है ऐसा? तो उन्होंने कहा भाई शपथ से ज्यादा और क्या हो सकता है, मैं तो शपथ पूर्वक कह रही हूँ, मैं आ जाऊंगी। तो सिंह के मन में भी ये बात आई कि चलो एक प्रयोग ही सही, एक प्रयोग करके देखे लेते हैं। वो सुरही गाय जो है वो अपने उस गोष्ठ में आई और उसने आकर के बछड़े से कहा कि भाई ऐसे ऐसे मैं वचनबद्ध हूँ और तुझसे मिलने के लिए तू आखिरी बार तू दूध पी ले। ये वत्सल शब्द जो है ना, वत्स से बनता है और वात्सल्य शब्द इसी वत्स से बनता है। गाय में अपने वत्स के प्रति जो ममता होती है उसका नाम वात्सल्य है। वात्सल्य आगे चल करके हमारे वात्सल्य रस में आ गया, लेकिन मूल रूप से तो वत्स का माने बछड़ा होता है। अब वो जो प्यार का जो अतिरेक होता है, इसकी वजह से हमने वत्स को प्यार का, वात्सल्य भाव का सूचक और एक प्रतीक मान लिया। तो उसने कहा ऐसे ऐसे तू दूध पी ले। तो वो बछड़ा कहता है गीत में, बचनन को बीधो दूधा ना पिए हो माए, यह तू वचन से विध चुकी है तो अब मैं तेरा दूध नहीं पीऊंगा, अब मैं तेरे साथ चलूंगा। तो उसे मना के वो करना ना, मैं तो साथ चल रहा है, तेरे बिना मैं कैसे किया। अब संग बैठा हुआ है, संग बैठा कर अरे ये तो एक गई थी, तो दो जा गए। तो वहां ने उसने कहा आया, बड़े आश्चर्य तो मन में हुआ। तो उसने बछड़े ने उससे मामा कहा और मामा कहा और उसने कहा कि सिंह मामा पहले मुझे खाओ, तापाचे मायु को विनाशी हो माय, पहले तुम मुझे भक्षण कर लो और उसके बाद में माँ को भी खा लेना। वो आगे आ गया, पहले मुझे खाओ। अब मामा कहा तो सिंह के मन में भी अरे इसने मुझे मामा कहा है, तो वो अपनी सिंघनी के पास ले गया उन दोनों को और उन्होंने कहा सिंघनी आज तुम्हारे मान आए हुए हैं, बहन और भांजे आए हुए हैं, पूजो इनके पांव, पूजो इन। अब देखिए सत्य की ताकत है, सत्य की ताकत है। सत्य ही तो था सुरही के पास है, वो चाहती कि मैं तो नहीं जाऊंगी, नहीं सत्य के साथ भी और एक ही जगह दो गए। तो ये सुरही गीत है। सुरही बोली रे सिंह अब तू मुझे खा ले, तभी बछड़ा बोला आवरी मेरे संग मामा, पहले भक्को मोय तापाछे माए विनाशी हो माए, सिंह मामा मांगू बाद में खाना, पहले मुझे खाना हो। सिंह का मन बदल गया, वो उन्हें लेकर अपनी रानी के पास गया, आवरी मेरी सिंहन रानी पूजो इनके पाए, यह तो बहन मेरो भान जो हो माए। लोकमानस में यह सत्य की शक्ति है जो हिंसक के मन को भी बदल सकती है, उसे परास्त कर सकती है। यह सुरही गाथा केवल ब्रज में नहीं है, हरियाणा, बुंदेली, राजस्थानी, गुजराती, मगही, भोजपुरी से होते हुए कर्नाटक तक गाई जाती है और देवेंद्र सत्यार्थी ने इसे अहिंसा का राष्ट्रगान कहा है। अब आपसे कुछ प्रश्न आमंत्रित कर रहा हूं। इतना लंबा समय हमने मतलब देखिए, बहुत लंबा टेन्योर है 17वीं सेंचुरी से लेकर अभी तक, लेकिन भारत में भी किसी भी एक मुस्लिम को प्रवेश का या लोक चेतना जगाने वाले का नाम नहीं है नहीं। भारत के भी फोकलोर में कोई ऐसे मुस्लिम नहीं रहे जो लोक चेतना जगा पाए या लोक चेतना की बात कर पाए। जैसे इस प्रश्न को मैं जवाब दूंगा,
भेद खड़ा नहीं कर रहा है, एक दायरा नहीं बना रहा है। नहीं वो बना है। नहीं, क्या आपके इस प्रश्न ने एक दायरा नहीं खड़ा कर दिया? दायरा खड़ा कर दिया, लेकिन इसमें अगर देखें इसकी बात की ये बुद्ध, कौटिल्य, महावीर, नानक, तुलसीदास, इन सबको हम एक रिलीजियस फिगर या रिलीजियस गुरु के तौर पर देखते हैं। नहीं, पहले तो मेरा प्रश्न ये था कि हम इस हिंदू नज़र और मुस्लिम नज़र से जब देखें तो क्या हमारी वो नज़र जो है वो लोक वाली नज़र है या कुछ जन वाली नज़र है? पहला सवाल मेरा ये है। ये लोक वाली नज़र, मतलब क्योंकि हमने आपने ये